गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुशवाहा। आज मैं लेके आया हूँ यूपी पुलिस का तीसरा प्रैक्टिस सेट। 2 पहले सॉल्व कर चुके हैं और उससे पहले 2 यूपी पुलिस के 2019 के प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व किए थे। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर लेक्चर अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए। नंबर 1546x2 is divisible by 4. Find the sum of all possible values of x. संख्या 1546x2 अंक 4 से पूर्णतः विभक्त है। x के सभी संभावित मानों का योग क्या होगा? हमारे पास संख्या है 1546x और 2। ये संख्या 4 से कटेगी या नहीं कटेगी, ये कौन बताएगा? इसके अंतिम 2 अंक बताएंगे। कह रहा है ना, अंक 4 से पूर्णतः विभक्त है, तो ये पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त है और 4 से कटने का नियम पहले समझ लीजिए आप लोग। जैसे हमारे पास 2 4 6 7 2, ये संख्या 4 से कटेगी या नहीं कटेगी, चेक करते हैं। 3 8 9 8 4, ये 4 से कटेगी या नहीं कटेगी। 4 2 6 5 4, ये 4 से कटेगी या नहीं कटेगी। 8 3 4 6 9 4, ये कटेगी या नहीं कटेगी, चेक करते हैं। किसी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं, किसी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं, तो इसका मतलब वो संख्या 4 से ही कट जाएगी। जैसे ये देखिए, 18 चौक 72 कट रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या 4 से कटेगी। 4 2 4 1 कट रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ये 4 से नहीं कटेगी, अंतिम 2 अंक 4 से नहीं कट रहे, पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। उम्मीद है नियम समझ में आ गया होगा। तो ये संख्या 4 से कट रही है, तो इसका मतलब है अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे होंगे। अब x है क्या, x 0 1 2, इस तरह से 9 तक कोई ना कोई डिजिट होगी। 0 से लेके 9 तक कोई ना कोई डिजिट होगी, x तो कोई डिजिट ही होगी ना। तो रखिए x, अगर 0 रख दूं मैं x की वैल्यू, तो क्या ये 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। अगर मैं 1 रख दूं, कटेगा? कट जाएगा। अगर मैं 2 रख दूं इसकी जगह पे, नहीं कटेगा। अगर मैं 3 रख दूं, कट जाएगा। अगर मैं 4 रखूं, नहीं कटेगा। देखिए यहीं से ऑब्जर्वेशन देखिए, 1 3 के बाद 5 आएगा, कट जाएगा। 5 के बाद 7 आएगा, कट जाएगा। 7 के बाद 9 आएगा, कट जाएगा। तो इस तरह से अगर पूछता कितने संभावित मान होंगे, तो 1 2 3 4 5 संभावित मान होंगे जो 4 से कटेंगे x के। लेकिन इसने संभावित मान नहीं कहा, संभावित मानों का योग कहा है। जोड़ लीजिए, 4 9 16 9 25। नेक्स्ट देखिए, नंबर 5 6 8 7 x 37, x कहाँ गया है, x 37 इज डिविजिबल बाई 11। 11 से कट रहा है, संख्या ये है, अंक 11 से कट रहा है। x का मान क्या होगा? अब हमें क्या सीखना होगा? 11 से कटने की शर्त नहीं होगी। अब 11 से कटने की शर्त क्या है, समझिए। 2 5 6 7, यहाँ और कर देते हैं 9, ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी, चेक करना होगा। 8 7 5 4 8 6 4, ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी, चेक करते हैं। 11 से कटने का नियम समझिए। ये पहले स्थान पे है, ये तीसरे स्थान पे, ये 5वें स्थान पे, ये 7वें स्थान पे विषम स्थानिक है। विषम स्थानिकों का योग कीजिए, 13 20 8 28। ये दूसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे, छठे स्थान पे समस्थानिक है। योग कीजिए, 2 6 8 9 17, इनका डिफरेंस चेक कीजिए। 28 में से मैंने अगर 17 घटाया तो कितना आएगा, 1 और 1 11। इसका मतलब संख्या कटेगी। अगर ये डिफरेंस 0 आता है या फिर 11 का कोई ना कोई मल्टीपल आता है, तो ये संख्या हमेशा 11 से कटेगी। किसी संख्या के समस्थानिकों का योग और विषम स्थानिकों के योग का अंतर अगर 0 है या फिर 11 का कोई मल्टीपल है, संख्या हमेशा 11 से कट जाएगी। इसे चेक करते हैं। 8 5 13, 21 4 25 विषम स्थानिकों का योग। 7 4 11 6 15 सॉरी 6 4 10 17 आएगा ना, 17 समस्थानिकों का योग। डिफरेंस क्या इनका 0 है या 11 है? नहीं, 25 में 17 जाएगा 8,
इसका मतलब ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। चलिए इधर से देखते हैं ये वाला, ये पकड़ते हैं, ये पकड़ते हैं। 6 7 13 समस्थान लिखा है ना, 6 7 13, 13 3 16। अब इसके लीजिए 5 8 13, 13, अभी x छोड़ दीजिए, 13 7 और 20 और प्लस का x, ये विषम स्थानिक था। इनका डिफरेंस हमें या तो 0 मिले या फिर 11 मिले, 11 का गुणज मिले। तो मुझे तो भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ x की वैल्यू रखनी है। अगर मैं x की कोई भी वैल्यू रख दूं, 0 भी रख दूं ना, तो भी इनका अंतर 0 नहीं हो सकता, डिफरेंस इनका 0 नहीं हो सकता। भाई x है क्या, 0 1 2 3 4 5 9 तक हो सकती है कोई ना कोई डिजिट। तो अब या तो तरीका है कि मैं यहाँ क्या करूँ, एक बार 0 रखूँ, डिफरेंस चेक करूँ, मैं 1 रखूँ, डिफरेंस चेक करूँ, 3 रखूँ, डिफरेंस चेक करूँ। एक तरीका क्या है कि मैं 16 में 11 जोड़ दूँ। 16 और 11 कितने होते हैं, 16 और 11 कितने होंगे, 27 होंगे। तो अब मैं 20 में कितना जोड़ूंगी, 27 आ जाए, मात्र 7 जोड़ूं। अब देख लो 27 में से 16 जाएगा तो 11 डिफरेंस आएगा इसका। इसका मतलब है x क्या होगा हमारा, 7। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 9 5 9 5 x c। ये किससे कट रहा है इस बार, 44 से कट रहा है। संख्या ये है, अंक 44 से पूर्णतः विभक्त है, तो x का मान क्या होगा। तो 44 से कटने का मतलब क्या है, वो संख्या 4 से भी कटेगी, वो संख्या 11 से भी कटेगी, दोनों को शर्त पूरी करनी चाहिए। तो 4 का नियम तो सीख ही चुके हो, अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या 4 से कट जाती है। तो मैं अगर मैं यहाँ 0 रख दूं, भाई x हमारा क्या होगा, 0 2 9 ही होगा। अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं, 0 6 बने, क्या ये 4 से कटेंगे, नहीं कटेंगे। 1 रख दूं, 4 से कटेंगे। अब मैं आपको पिछले क्वेश्चन बता चुका हूँ, अब एक छोड़ के रखते जाइए, 4 के केस में ऐसे ही देखा हमने, एक छोड़ के रखते जाइए, 3 36 कटेगा, एक छोड़ के रखते जाइए, 5 56 कटेगा, एक छोड़ के रखते जाइए, 73 कटेगा, एक छोड़ के रखते जाइए, 96। तो x से कितनी वैल्यूज हो गई, 1 3 5 7 9। अब इनमें से देखो हमारे पास ऑप्शन के अनुसार 9 भी है, 7 भी है, 5 भी है, 6 तो नहीं है। अब एक तो तरीका है कि मैं क्या करूं, 9 5 9 5 x 6, यहाँ पे इन सबको कौन से ऑप्शन थे, 7 5 9, 7 5 9 रख के 11 से काट के चेक कर लूं। एक तरीका आप सीख ही चुके हो, क्या सीखे, 11 का नियम फॉलो करवा दो। 9 9 18 प्लस एक्स, 18 प्लस एक्स हो गया, 5 5 10 और 6 16 हो गया। अब इनका डिफरेंस मुझे बनाना है, इनका डिफरेंस बनाना है, या तो 0 या तो 11 का मल्टीपल 0 हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ कोई ना कोई रखने के बाद भी तो 18 मिलेगा मिलेगा। तो क्या रखें, वही बताया, मैं 16 में 11 जोड़ दूं, क्या मिलेगा, 27। अब मुझे 27 बनाने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, 9 रखना पड़ेगा, है ना। तब ये हो जाएगा 27, ये इधर से बन जाएगा 27 और यहाँ से 16 है, तो डिफरेंस कितना आएगा, 11 आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, 9। नेक्स्ट देखिए, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 410, द ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज 374, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स। इन्हीं दो संख्याओं के वर्गों का योग 410 है, इन्हीं दो संख्याओं के वर्गों का योग 410 है, 410 है। उन संख्याओं के गुणनफल का दूना, उन संख्याओं के गुणनफल का दूना 374 है, जैसा कहा वैसे कर दिया हमने। संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा, चलिए ध्यान समझिएगा। चाहे यहाँ से लीजिए चाहे यहाँ से लीजिए, जहाँ पे आपका अकल लग जाए। मैं ऐसे ऐसे कह सकता हूँ, ए प्लस ए इंटू बी, 2 से डिवाइड करेंगे, 18 तो 82 7, ये 187 आ गया। अब a इंटू बी क्या है, 187, यानी कि मैं 187 के ऐसे दो फैक्टर बनाऊं, इनके दो फैक्टर बनाने मुझे 187 के।
मुझे ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनके वर्गों का योग कितना मिल जाए, 410 मिल जाए, है ना। अब ध्यान समझिए, एक नियम है, कोई भी संख्या ऐसा ही है, 2 2 8 6 5 9 4, एक ट्रिक समझा रहे हैं, इस पे मैंने अलग से क्लास बना रखी है। 2 और 6 कितना होता है, 8। अगर ऐसा होता है तो इसके दो फैक्टर बनते हैं, एक तो 11 मिलेगा और दूसरा 2 and 6 26 मिलेगा। 8 और 4 का योग कितना है, 9। तो अगर कोई संख्या ऐसी है तो इसके दो फैक्टर मिलते हैं, 11 मिलेगा और एक 5 और 4 54 मिलता है। 3 9 6, 3 और 6 का सम कितना है, 9 है। अगर कोई भी संख्या ऐसी है तो उसके दो फैक्टर मिलेंगे, एक तो 11 मिलेगा और एक 3 and 6 36। चलिए, तो 1 and 7 का योग बीच में 8 है, इसका मतलब एक फैक्टर आपको 17 मिलेगा और एक फैक्टर मिलेगा 11। ठीक है, अब जरा चेक करो इनके वर्गों का योग 410 है या नहीं है। भाई बनाइए, इसका वर्ग कितना होगा, 289। इसका वर्ग कितना होगा, 1 2 1, जोड़िए 1 and 1 9, 0 हो जाएगा, 3 and 11 1 हो जाएगा, 2 2 4 410 हो गया। इसका मतलब ए हमारा क्या है, 17, और बी क्या हमारे पास, 11। ए कितना है, 17, और बी क्या है, 11। 17 का स्क्वायर माइनस क्या, 17 का स्क्वायर जानते ही हैं, 289, माइनस 11 का स्क्वायर 121। 8 9 में से 8 जाएगा, 9 1 जाएगा 8, 8 में से 2 जाएगा 6, 168 168 हमारे पास है ऑप्शन 168। नेक्स्ट देखिए, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 386, द चॉइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज 190, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स। इन्हीं दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है। इन्हीं दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है। उन संख्याओं के गुणनफल का दूना 190 है। उन संख्याओं के गुणनफल का दूना 190 है। संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, 2 से डिवाइड कर दें फिर से सेम, 95 आएगा। फिर से ए इंटू बी है 95, 19 5 95 टूटेगा और को टूटेगा, 19 5 95। वर्गों का योग 386 आ रहा है, 19 का वर्ग कीजिए 361, 5 का वर्ग कीजिए 25, जोड़ दीजिए वर्गों का योग, यही 386 आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमारा फैक्टर सही बने हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फैक्टर कुछ और चुनते हैं। चलिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए हमें कितना मिला 19 का स्क्वायर, बी कितना मिला 5 का स्क्वायर, 19 361, 25 6 3 336, 336 है। नेक्स्ट, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 87, द ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज 416, फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स। इन्हीं दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, इस बार दे रखा है वर्गों का अंतर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 87 है। उन संख्याओं के गुणनफल का दूना, उन संख्याओं के गुणनफल का दूना 416 है। संख्याओं के वर्गों का योग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। चलिए बनाते हैं, 2 से काटिए, ए इंटू बी कितना हो जाएगा 208। अब ए इंटू बी चेक करना है, 208 है, उनके वर्गों का अंतर 87 चेक करना है। यहाँ से भी बना सकते हो आप, यहाँ से भी बना सकते हो, कैसे बनाएंगे समझाने। ये 208 है। अब देखिए यहाँ से मुझे फैक्टर बनाने हैं, अंतिम दो अंक 4 से कट रहे हैं, पूरी संख्या 4 से कट रही, भी चेक किया था, चेक काट दो, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8। देखो ध्यान से, इसका वर्क करेंगे। अगर मेरे फैक्टर ये हैं, अगर मेरा फैक्टर 4 है और 52 है, यानी कि अगर ए बी ये हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक 4 मिलेगा। हम इकाई के अंक की बात कर रहे हैं, 2 का वर्ग 4, इसका वर्ग कितना होगा 16 6, 14 में से 6 घटाने पे क्या मुझे 7 मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका मतलब और चुनिए कुछ और, क्या चुनेंगे, इसमें से 4 और ले लें इधर, और यहाँ क्या बचेगा 13, तो यहाँ बनेगा क्या 16, और यहाँ क्या बचेगा 13 13, तो 16 का स्क्वायर 256,
13 का स्क्वायर 169, 16 में से 9 गया 7 आ रहा है भाई, 25, 24 में से 16 गया 887 आ रहा है, इसका मतलब सही है। इसका मतलब हमारा ए 16 हो गया और बी कितना हो गया 13, ए 16 हो गया बी 13, तो 16 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर 256, 169, 5, 662, 425, 425। एक तरीका इधर से बनाए, एक तरीका इधर से ही बना सकते हैं हम। यहां से कैसे बना सकते हैं समझिए। क्या था हमारा वर्गों का अंतर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 87, और क्या था हमारा 2a इंटू बी 416 चाहिए हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। यहाँ से a इंटू बी हमारा कितना हो गया था 208 हो गया। ठीक है, अब मुझे इधर से बनाना है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, जब हम इसे खोलते हैं तो किसमें खुलता है, a प्लस बी, और ये a माइनस बी में खुलता है ना, 87। इसका मतलब ये है कि इंटू होगा इनके बीच में, इसका मतलब इधर से फैक्टर बना दो भाई, ऐसा फैक्टर बनाओ a प्लस बी और a माइनस बी दो फैक्टर में है ना, फैक्टर बनाओ, ऐसा फैक्टर बनाओ कि जब, अरे अब यहाँ तो a प्लस बी और a माइनस बी तो मिलेगा आपको। तो अब देखो 8 7 15, ये कैसे मैंने फैक्टर चेक करना है, 8 7 15, अगर अंकों का योग 3 से कटता है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, जैसे 3 8 7 4 से 2, ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी, अंकों का योग बताती है। कट रही 3, कट रहा है, 8 7 15, 4 2 6, इसका मतलब 3 से कटेगी, 2 8 5 4 6 2, 6 कट रहा है, 2 4 6 कट रहा है, 5 8 13 2 15 कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या कटेगी, 3 8 9 4 6, ये कटेगी, कट नहीं कटेगी 3 से, अंकों का योग बताएंगे, 3 9 8 4 12 और 6 कट रहा है, 5 4 6 2, ये कटेगा या नहीं कटेगा 3 से, 5 4 9 6 2 बच रहा है, नहीं कटेगी, ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो मैंने चेक कर लिया 8 7 15 होता है, 15 होने का मतलब ये संख्या 3 से कटेगी, क्योंकि 15 3 से कट रही है। तो मैंने 3 बाहर निकाल लिया, तो बचेगा 3 दूनी 6, 3 9 27, देखो 3 इंटू 29 बना। अब मैं इसके आगे फैक्टर कर ही नहीं सकता, 29 एक अभाज्य संख्या है, इसका मतलब है a प्लस बी कौन होगी, बड़ी वाली संख्या, a प्लस बी क्या होगी हमारी 29, और a माइनस बी क्या होगी हमारी 3 होगी। तो a प्लस बी अगर हम देखें तो 29 बन रहा है, a माइनस बी देखें हम तो क्या बन रहा है 3 बन रहा है। अब एक नियम और समझ लीजिए, दो संख्याओं का योग 29 है और उनका अंतर 3 है, अगर इसमें बड़ी संख्या, ये बड़ी होगी ना, बड़ी संख्या, क्योंकि बड़ी में से छोटा घटाते हैं, बड़ी संख्या कैसे निकलेगी, दोनों को जोड़ के आधा कीजिए, 29 और 3 32, 32 का आधा 16। छोटी संख्या कैसे बनेगी, 29 में से 3 घटाइए, 26 का आधा 13। ठीक है, ए मिल गया बी मिल गया, हमसे चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 16 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, तो हमारा वही आना है, 425 था या 336 था, 9 और 6 15, 425 था। इसको देख लीजिएगा बढ़िया से, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी इन दोनों में। 7th, हाँ 7th की कहानी अच्छी खासी है, जिसमें काफ़ी कुछ सिखाना पड़ेगा आपको, पिछले प्रैक्टिस सेट में सिखाए हैं, इसमें भी सिखाना पड़ेगा। इसके 2 पॉइंट समझिए। पहला, किसी भी संख्या को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो ये अगर 9 से कटने नहीं है तो ये रिकरिंग आवर्त संख्या मिलेगी। अब रिकरिंग आवर्त संख्या क्या होती है, 0.2 बार, ये इस तरह से लिखते हैं, समझा। तो मान लीजिए किसी संख्या को आपने डिवाइड किया, ये ऐसे समझिए 0.2 बार ही लीजिए, इसे क्या लिखते हैं 0.222, ये कहा जाता है इनफाइनाइट तक, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ये दशमलव संख्या है और आवृत्त संख्या है, क्योंकि आवृत्ति हो रही है, फाइनाइट तक जा रहा है। 0.46 बार, 2 पे बार लगा है, 0.46 46 46
ये इन्फाइनाइट तक जा रहा है। ये दशमलव आवृत संख्या है, पूरा एक चैप्टर बनता है इसमें, 1.5 घंटे की पूरी क्लास होती है, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इसमें। 1.352, इसका मतलब क्या है? 1.3525252 का आवृत्ति हो रही है अनंत तक। ये हमारी दशमलव आवृत संख्या कहलाती है। इसी पे हमारा ये क्वेश्चन बना है। इन्हीं की कहानी देखनी है हमें। तो अब इसके थोड़ा बेसिक समझने पड़ेगी। पहला ए पॉइंट समझिए। जैसे एक संख्या 2, इसे मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूँ। एक भिन्न है, इसे मैं 9 से, एक भिन्न है 2/9। 2 अंश है, 9 क्या है? हर है। 2 को 9 से डिवाइड करना है। जब हम एक 9 से डिवाइड कर रहे हैं, हम क्या करेंगे? एक डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे, उसमें बार लगा। आप 2 को 9 से डिवाइड करके देखिए, 0.2222 मिलता चला जाएगा। 7 को मैंने 9 से डिवाइड किया, तो 7 को मैंने 9 से डिवाइड किया, एक 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो एक डिजिट पहले पॉइंट लगेगा। ध्यान समझते जाइएगा और उसे बाहर लगा दीजिए, बस। अब मैंने क्या करना है? 14 को 9 से डिवाइड करना। मैं अब यहाँ एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एक 9 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैं पहला पॉइंट क्या सीखा था कि एक डिजिट पहले पॉइंट लगा देते हैं। अब यहाँ पे पूर्णांक मिल गया, ये वाला पूर्णांक मिल गया। इस पूर्णांक को क्या करते हैं? इसमें जोड़ देते हैं। ये अपनी पोजीशन यहाँ भी बनाए रखेगा और 1 को इसमें जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 5 का। तो आप देखो 14 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको यही मिलने वाला है, 1.5 का। 22 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूँ तो नियम क्या सीखे? पहला स्टेप क्या है? क्योंकि एक 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? एक डिजिट पहले पॉइंट लगाएंगे। सेकेंड नियम क्या हो गया? इस पूर्णांक को क्या कर देते हैं? यहाँ पर भी जोड़ देते हैं। ये यहाँ तो बना रहेगा और यहाँ भी जोड़ देंगे, 2.4 बार। 22 को मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो मुझको यही मिलने वाला है। कितना क्लियर? आप सब 22 को, नहीं, अब मैं डबल 9 से डिवाइड कर रहा हूँ, उसको 2 9 से डिवाइड कर रहा हूँ। तब 2 9 से डिवाइड करने पे क्या करते हैं? हम 2 डिजिट पहले पॉइंट लगाते हैं, 1 और 2। जब 2 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लगाएंगे, बस। भाग कीजिए, नहीं मिलने वाला है। 7 को 99 से डिवाइड करना, 2 9 से डिवाइड किया जा रहा है तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लगाएंगे। 82 को 99 से डिवाइड करना है, 2 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लगाना होगा। 1 7 3 को मैंने 99 से डिवाइड करना है, क्योंकि 2 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लगाना होगा, 1.73। ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप हमारा क्या बढ़ गया? ये पूर्णांक मिल गया। जब पूर्णांक मिलता है तो ये भी जुड़ जाता है इसमें, 1.74 बार। 989 को मैंने डिवाइड करना है डबल 9 से, 2 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा, पूर्णांश यहाँ भी जुड़ जाएगा, 9.98 बार। 996 को मैंने 99 से डिवाइड किया। यहाँ थोड़ा स्टेप समझिएगा, मैंने तीसरा स्टेप जोड़ना है यहाँ पे। पहला स्टेप, क्योंकि 2 9 है तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लगाएंगे, 9.96। सेकेंड स्टेप आपका, ये 9 यहाँ भी जुड़ जाएगा, 9.105 आ जाएगा। अब समस्या आ गई यहाँ पे। समस्या ये आ गई, कहा था आपसे 2 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लगना चाहिए। यहाँ पे 3 डिजिट पहले पॉइंट आएगा। तब हम क्या करते हैं? तब ये पॉइंट वाला, ये पॉइंट के पास वाला अंक है, इसे यहाँ से हटा देंगे और इसे इसमें भी जोड़ेंगे और इसे इसमें भी जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 10.06। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये हमारा पहला पॉइंट था। आप समझिए इसका बी पॉइंट। ये हमने क्या सीखा? एक भिन्न को दशमलव आवृत्त में बनाया, 9 से 99 से डिवाइड करके। अच्छा, अगर 999 होता ना,
999 भी होता तो अभी वही नियम चलते, 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 डिजिट पहले पॉइंट लगाएंगे और बाहर लगाते, सारे नियम वही चलेंगे। मैं थोड़ा जल्दी से पढ़ा रहा हूँ इसको, नहीं तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया था, 1.5 घंटे की लगभग क्लास होती है। बी पॉइंट समझिए इसका। अब किसी भी दशमलव आवर्त संख्या को वापस भिन्न में बदलना है। 7 है, एक अंक पे बार लगा है, 19। 52 पे बार लगा है, 2 अंक पे बार लगा है, 29 नीचे। 0.763, 3 अंक पे बार लगा है तो 3 अंक नीचे जाएंगे, 763। एक 0.02, एक एक स्टेप से बढ़ते हैं। हाँ, इस बार केवल 2 पे बार लगा है। अब हम क्या करते हैं, पूरी पूरी संख्या वैसे लिखेंगे। 12 जिस पे बार नहीं लगता है उसे माइनस करते हैं, एक अंक पे बार लगा है, एक 9 करेंगे, एक पे बार नहीं लगा है, एक 0, 11/90। मैं थोड़ा तेजी से पढ़ा हूँ खाली रिवीजन के हिसाब से। 0.324, पूरी संख्या वैसे के वैसे लिखेंगे। 324 जिस पे बार नहीं लगता है उसे माइनस कर देते हैं, और जिस पे बार लगता है अब नीचे आ रहेंगे 9 या 9 बढ़ाएंगे 0, 2 पे बार लगा है 2 9 नीचे आएंगे, एक पे बार नहीं लगा है तो एक 0 बचेगा। सिंपल तो कर ही लेंगे आप लोग। 1.4 बार, पूरा का पूरा 14 लिखा आपने, एक पे बार नहीं लगा है, -1 कर देंगे। अच्छा, अब नीचे 9 या 0 बढ़ाने में इसका कोई रोल नहीं रहेगा, इस चीज का, एक पे बार लगा है तो 19। 2.32 बार, पूरा लिखेंगे 232, इस पे बार नहीं लगा है माइनस कर देंगे, अपॉन 2 पे बार लगा है 2 9 करेंगे। आप इसका मत, एक पे बार लगा नहीं लगा तो 0 मत कर देना, इस नीचे इसके कोई रोल नहीं होता, पॉइंट के बाद की संख्या ही नीचे दशमलव बढ़ाती है। 3.34, पूरी संख्या वैसे लिखेंगे। 334, अब आ जाइए, ये 33 पे बार नहीं लगा है तो 33 हमारी माइनस हो जाएगी, लेकिन नीचे एक पे बार लगा है तो 19, एक पे बार नहीं लगा है तो 10। उम्मीद है आपका रिवीजन हो गया होगा यहाँ से। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए, 6.7 बार है, 8.32 बार है, 5.67 बार है। पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं पूर्णांकों की कहानी खत्म करता हूँ। 6 8 14, 14 5 19, 19 तो मुझे मिल गया ऐसे, इधर देते हैं। 19 तो मुझे ऐसे मिल गया। अब इनकी बात करते हैं। 0.7 बार प्लस का 0.32 बार और प्लस का 0.67 बार, 7 पे बार लगा है। एक पॉइंट समझिए, 0.2 बार का मतलब क्या है, 0.2222 इनफाइनाइट तक जा रहा है। 0.22 बार का मतलब क्या है, 0.2222 इनफाइनाइट तक जा रहा है। 0.222 बार का मतलब क्या है, 0.2222 इनफाइनाइट तक जा रहा है। अगर ये मेरे पास ना होते, ये ना होते, दिख ना होते, तो आप बता सकते हो इसमें कौन सा 0.2 बार है, कौन सा 0.22 बार है, कौन सा 0.222 बार है, नहीं बता सकते। बस यही चीटिंग कर लेते हैं। यानी कि मैं 0.7 बार को 0.77 बार लिख दूँ, कोई टेंशन तो नहीं है, नहीं ना। तो मैं 7/99 कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ 7 बढ़ा दूँ। ये हमारे पास क्या रहेगा, 32/99। ये क्या है, ये तो भाई वैसे ही सॉल्व करना है, पूरा 67 लिखिए आप। इधर मैं अलग कर देता हूँ, 67 लिखे, एक पे बार नहीं लगा है 6 पे, 6 माइनस कीजिए, एक पे बार लगा है 9, एक पे बार नहीं लगा है 0, 61/90 ये हो गया, 61/9।
अब है, अब इन्हें सॉल्व करना है। इन्हें मैं अलग सॉल्व करूँ क्योंकि इनका अंश क्या है, सेम है। जब सॉरी हर जब सेम होता है तो अंशों को डायरेक्ट जोड़ा या घटाया जा सकता है। 2 और 7 9 होते हैं, 7 3 10 हो जाते हैं, 99 प्लस 61/90। ठीक, अब इसे सॉल्व करना है। तरीका समझिए, अगर मैं इसे 11 से इंटू कर दूं ऊपर नीचे तो ये 990 हो जाएगा, हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 10 से गुणा कर दूं ऊपर नीचे तो भी 990 हो जाएगा। हर समान, जब हर समान तो अंश आपस में डायरेक्ट जोड़े जा सकते हैं। इनकी गुणा करेंगे 671 होगा। इसकी ट्रिक होती है तो 1090 प्लस का 671 अपॉन कितना हो जाएगा 990, इधर कर देते हैं, ये 1 हो जाएगा, 7 9 16, 7 10 17 अपॉन 990, 1 7 9 16 11 6 17। ठीक है, अब भाई अपना फिर वही सीख लो, वही कर लो जो सीखा हम लोग। क्या सीखे थे, अभी जीरो को भूल जाइए, 2 9 से डिवाइड करें, 2 डिजिट पहले पॉइंट लगाएंगे, 17 में 61 जुड़ जाएगा, है ना, 78 मिल जाएगा, 17.68 हो जाएगा। और आपका क्या है, अभी ये वाला 10 बचता है, 10 और पॉइंट को खिसका देगा, इधर हो जाएगा 1.768। अब हमारे पास वो कहाँ गए, 19 ये बचे थे, 19 और एक 20, 19 और एक 20, तो हमारा आंसर आएगा 20.768। लेकिन एक समस्या है, ना 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 1.68 इस पे बार लगना था ना, तो 68 20.7.68 बार, लेकिन इसमें ऑप्शन है ही नहीं। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, 8 14 14 5 19 से ऊपर तो आना चाहिए था, और एक दो और मिलेगा तो इतना ज़्यादा कैसे आ सकता। ठीक है, इसका मतलब हम ही लोग सही होंगे भाई, है ना। भाई देखो 6 8 14 14 5 19 है, बाकी सब पॉइंट में वैल्यू में एक या दो ज़्यादा सा दे देते हैं। जैसे यहाँ कितना दिया था, 1.7 दिया था, नहीं दिया था, तो ये हमारा 20 और 21 से ज़्यादा के आसपास आना चाहिए था, इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब यहाँ गड़बड़ है। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट देख ले, आप एक बार देख लीजिएगा उसको फिर से सॉल्व करके। 0.3 हमारे पास, इसे क्या लिखेंगे, पूरा 39 लिख लें, 3 पे बार नहीं लगा है इसलिए माइनस का 3, एक डिजिट पे बार लगा है, एक 9, एक पे बार नहीं लगा है, 0 इंटू इसे आइए, ये तो सीधे 8/9 हो जाएगा, प्लस का पूरा 32 लिखेंगे, 3 पे बार नहीं लगा है, माइनस का 3, एक पे बार लगा है, एक 9, एक पे बार नहीं लगा है, एक 0, 36, ये हो जाएगा 36, 9 चौक 36 हो जाएगा, 4 8 32, 32/90 हो गया, ये हो जाएगा 29/90। बेस सेम, सीधे सीधे जोड़ दीजिए, 2 9 11, 3 2 3 6 16/90, जीरो भूल जाइए, बाद में लगाएंगे, एक डिजिट पहले पॉइंट लगाइए, 61 6 जुड़ेगा, 6.7 बार होना चाहिए, लेकिन जीरो की वजह से पॉइंट और इधर खसक जाएगा, तो 0.67 है भैया, तसल्ली हो गई। 8/11 7/11, ये है तीसरा सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा, तीसरा सबसे छोटा, तो इसमें कोई भिन्न बड़ा है या छोटा है, निकालने के तरीके दो हैं। मेथड 1 देखिए, क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड क्या होता है, जैसे 5/7 है, 9/11 है, इन दोनों भिन्न में से कौन बड़ा है कौन छोटा, हम कैसे निकालते हैं, क्रॉस इंटू कीजिए, 11 पंजे 55 55, 7 9 63, 63 बड़ा है,
इसका मतलब 9/11 इज ग्रेटर देन 7/5, सॉरी 5/7, 10/13, 11/14। इन दोनों भिन्नों में से कौन बड़ा है, कौन सा छोटा है? क्रॉस इंटीग्रेट। 14 धाम 140, 143, 143 बड़ा है, इसका मतलब है 11/14 इज ग्रेटर देन 10/13। ठीक, ये क्रॉस करके चेक करते हैं। ये हमारा पहला मेथड है। दूसरा मेथड समझिए, मेथड 2, सेकेंड मेथड, जिसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस मेथड। कॉमन डिफरेंस मेथड क्या कहता है? 7/9, 11/13। 7 और 9 ये अंश है, ये हर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। डिफरेंस कितना है इनके बीच में? 2 का। 11 और 13 के बीच में डिफरेंस कितने का? 2 का। जब ये डिफरेंस सेम है, कॉमन है, तो इसका अंश बताएगा कौन बड़ा है कौन छोटा। 11 बड़ा, इसका मतलब है ये वाला भिन्न 7/9 से बड़ा है। 15, 19, 21, 25, इन दोनों में भिन्न कौन बड़ा है कौन छोटा है? 15 और 19 के बीच में डिफरेंस कितने का? 4 का। 21 और 25 में डिफरेंस कितने का? कॉमन है, सेम है ये डिफरेंस। अगर ऐसा है तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न अपने आप बड़ा। 21 बड़ा है 15 से। 7/9, 10/2 का। 9/13। अब इन दोनों में से कौन बड़ा है? डिफरेंस 7 और 9 के बीच में 2 का है। 9 एंड 13 के बीच में डिफरेंस कितने का? 4। अब समझिए, अब तो ये कॉमन तो नहीं है, कॉमन यानी सेम, सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए क्या करेंगे? ये 2 है, ये 4 है, दोनों अपने एलसीएम 4 पर इक्वल होंगे। जैसे मैं 4 बनाने के लिए सिर्फ मुझे इधर क्या कर देना, 2 से बड़ा कर देना। 7 दूनी 14 हो जाएगा, इधर 9 हो जाएगा। 14 बड़ा होता है 9 से। 8, 11, 9, 4, 13। 8 और 11 के बीच में डिफरेंस कितना है? 3। 9 और 13 के बीच में डिफरेंस कितना है? 4 का। 3 एंड 4 कब इक्वल होंगे? अपने एलसीएम पे, 12 पे। तो 12 बनाने के लिए क्या करोगे? 4 से मल्टीप्लाई करोगे। इसे 12 बनाने के लिए क्या करोगे? 3 से मल्टीप्लाई। 27, 32, 32 बड़ा, ये भी ना अपने आप बड़ा। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अब इसी बेस पे हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। 8/30 डिफरेंस बताइए। 8 और यहाँ लिख देता हूँ। 8/13 एक है, 7/11 दूसरा, 11/15, 9/14, 10/13। कॉमन डिफरेंस चेक करना है ना, हम तो इसी से बनाते हैं, हमें यही पसंद है। 8 एंड 13 का डिफरेंस हो गया 5, 7 11 का डिफरेंस हो गया 4, 11 15 के बीच में डिफरेंस हो गया 4, 9 और 14 के बीच में डिफरेंस हो गया 5, 10 और 13 के बीच में डिफरेंस हो गया 3। अब देखिए 5 4 4 5 3 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम पे इक्वल होते हैं 5 4 4 5 और 3 का एलसीएम। 4 की कहानी खत्म, 5 की कहानी खत्म, क्योंकि सेम से। ठीक है, तो 4 5 3 का एलसीएम क्या होगा? कोई कॉमन नहीं है, नहीं होता तो इनका गुणनफल ही एलसीएम होता है। 4 5 3 60। तो अब मुझे इन सबको क्या बनाना है? 60। इसे 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 12 से गुणा करना पड़ेगा। इसे 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 15 से गुणा करना पड़ेगा। इसे 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 15 से गुणा करना पड़ेगा। 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 12 से गुणा करना पड़ेगा। ये कितना 3 था। 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 20 इंटू 12 8 96, 96। 15 7 105, 15 चौक 60, 12 पंजे 60, 20 तियाँ 60,
ठीक है, 3 इक्वल हो गए, सही क्या है? मैंने किसको बड़ा कर दिया? इनको बड़ा करना ना। 12 8 96, 15 7 105, 15 11 165। इसे छोड़ दो, अब ये बार बार कर लो। 12 8 96, 15 7 105, 15 की 11 से गुणा करें 165। ये ट्रिक है, मैं इस ट्रिक से 11 की ट्रिक है, मैंने अपने लेक्चर में डाल रखी है, आप देख लीजिएगा। 12 नंबर 108, 200। तीसरा सबसे छोटा भिन्न ढूंढना है, तो सबसे छोटा भिन्न कौन सा इनमें से? नहीं, ये नहीं पूछा है। इसके बाद दूसरा छोटा कौन सा, ये भी नहीं पूछा। तीसरा सबसे छोटा यानी कि 108। 108 वाला कौन सा था हमारा? 9/14। क्यों नहीं डाला मैंने इसमें, कोई बात नहीं, 9/14 हमारा। नेक्स्ट, इसको आरोही क्रम में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये हमारा क्या है? असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है? बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये अवरोही क्रम है। हमें निकालना आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। ये हमारा अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो भाई कोई डिफरेंस बना ले, यहाँ कर लेते हैं 7, यहाँ नहीं, यहाँ करते हैं 7/12, 9/13, 10/17, 11/15। 7 और 12 के बीच में डिफरेंस कितना होगा? 5 का। 9 और 13 के बीच में 4 का। ये हो गया 7 का, ये हो गया 4 का। अब इनके एलसीएम बना रहे हैं। ये 5 है, ये 4 है, ये 7 है, 4 है, इसकी कहानी खत्म, सेम है। 5 चौक 20, 7 दूनी 14, 140 एलसीएम होगा इनका। इसे 140 बनाने के लिए यह ऐसे जरूरत नहीं है, ऐसे समझो आप, एलसीएम बनाने की जरूरत ही नहीं है। वो तो कंपेयर करना है ना, इनमें से कोई ना कोई आपका आंसर होगा, कोई ना कोई तो आपका आंसर होगा। देखो ये दोनों सेम है, यहीं से चेक कर लो। 9 है, 11 है। हमें चाहिए आरोही क्रम। आरोही का मतलब बढ़ता हुआ, छोटा फिर उससे बड़ा। तो 9/13, 11/14, जब ये दोनों कॉमन है डिफरेंस, तो ये छोटा होगा, अंश छोटा है ना, ये छोटा होगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा उसमें 9/13, 11/15 से कहीं ना कहीं पहले ही होना चाहिए, बाद में नहीं होगा। अगर बाद में है तो इसका ऑप्शन बेकार है। 9 पहले 11 बाद में, 9 पहले 11 बाद में, 9 पहले 11 गलत हो गया, 9 पहले 11 बाद में गलत हो गया, 9 पहले 11 बाद में। ठीक है, दो ऑप्शन तो हमारे ये ठीक हो गए, दो की संभावना इन दोनों ने ठीक कर दी। अब किसी और दो को ले लो, जैसे ये दो ले लो, 5 और 4 का बराबर होंगे अपने एलसीएम पे, तो मैं इधर 4 से गुणा कर दूं 20 होगा, इधर 5 से गुणा कर दूं 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 28। 28 छोटा है, 45 बड़ा है। इसका मतलब है 7 पहले कहीं होना चाहिए, 9 कहीं बाद में होना चाहिए। 7 पहले कहीं नहीं है, 9 पहले होगा। इसका मतलब हमारा लास्ट वाला ही आंसर सही है। आप वैसे बना सकते थे जैसे पिछला क्वेश्चन बनाया था। LCM and HCF of two numbers are 19, 20 and 16 respectively. If one of the numbers is 128, find the second number. किन्हीं दो संख्याओं का लासा तथा मासा क्रमशः 1920 और 16 है। उनमें से एक संख्या का मान 128 है, तो दूसरी संख्या का मान क्या हो? नियम जानते हैं आप लोग? किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है, ये नियम है और बेसिक सा। एलसीएम कितना दे रखा है? 1920।
नहीं सॉरी, इधर आ जाओ। एलसीएम हमें दे रखा है 1920, एचसीएफ कितना दे रखा है 16। उनमें से एक संख्या 128 है, तो दूसरी संख्या निकालनी है। भाई 16 8 128 होता है, 8 से काट दो, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 240 है ऑप्शन में है। बेसिक सा क्वेश्चन था, बेसिक से फॉर्मूले पे बना हुआ था। क्या बेसिक था? इन्हीं दो संख्याओं का लासा और मासा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट, LCM of two numbers is 44 times of their LCF. The sum of the LCM and LCF is 1125. If one of the numbers is 125, find the second number. इन्हीं दो संख्याओं को इन्हीं दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 44 गुना है। भैया एलसीएम और एचसीएफ के बीच में लासा मासा का 44 गुना है, यानी कि एचसीएफ 1 है तो एलसीएम क्या होगा 44 होगा। एलसीएम 44 टाइम्स है एचसीएफ का, यानी कि अगर एचसीएफ 1 है तो एलसीएम कितना होगा 44। उनके लासा और मासा का योग 21 और 25 है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है 1125 है। 1125 है। तो भाई एलसीएम हमारा अगर 24 और एचसीएफ 1 है तो यानी 45 की वैल्यू कितनी है 11225। तो 45 रेशियो की वैल्यू कितनी मिली है 11:5। या तो एक रेशियो की वैल्यू मिल जाएगी हमें। काटिए, 5 ने 45, 5 2, 5 2 55 25। काटिए फिर से, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 25, एक रेशियो की वैल्यू 25। यानी कि हमारा एचसीएफ तो हो गया 1 इंटू 25 25 हो गया। एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 44 इंटू 25 हो जाएगा। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, ये एचसीएफ। पूछा क्या है, उनमें से एक संख्या का मान 125 है, दूसरी संख्या क्या होगी। नियम लगा लीजिए, इन्हीं दो संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल क्या है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। एलसीएम मिला है 44 इंटू 25, एचसीएफ मिला है 25 और संख्याएं तो लिखी नहीं मैंने। इन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर है। उनमें से एक संख्या का मान 125 है, एक संख्या का मान 125 है, दूसरी निकालनी है। 25 5, 25 की खाने गई, 5 से गया 5, 220। बेसिक क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी। नेक्स्ट, तो बार मत गायब। What should be added in 2 3 30 35 each to make them proportional? 2 3 30 35 प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि ये संख्या समानुपाती हो जाए। समानुपाती जानते हैं आप लोग, अगर A is to B प्रोपोर्शनल है C is to D, तो इसे दो तरह से सिंपल कर सकते हो। हम कहते हैं A अपॉन बी इज इक्वल टू C अपॉन D, या फिर इनकी गुणा और इनकी गुणा। सेकंड तरीका क्या है, AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, ये हमारा होता है प्रोपोर्शनल होता है। और प्रोपोर्शनल का मतलब समझिए एक और क्या होता है प्रोपोर्शनल। जैसे तो मान लीजिए आपके पास 2/3 एक संख्या है, मैं इसको दुगना कर दूं अंश और दोनों को, तो मिलेगा ये 4 और ये कितना हो जाएगा 6। ये दोनों समानुपाती होंगे। आप इसे काटो 2 से वापस, 2 दूनी 4, 2 3 वापस यही मिलेगा, प्रोपोर्शनल है ये। मैं इसे 3 से गुणा कर दूं, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 9। देखो फिर से ये तीनों के तीनों प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, तीनों के तीनों प्रोपोर्शनल हो गए। मैं जो समझाना चाहता हूँ वो समझिएगा, हो गया आप लोग। ये आपस में सब प्रोपोर्शनल है, समानुपाती, क्योंकि आप इन्हें काटोगे फिर से वापस 3 से काटोगे, 3 से काटोगे, 2 से काटोगे, ये सिर्फ 2/3 ओरिजिनल फिल्म मिलेगा। ये प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे अगर मैं 7/8 ले लूँ, मैं इसमें 5 से गुणा कर दूं ऊपर और नीचे, 5 7 35 मिलेगा, 5 8 40 मिलेगा। तो इस तरह से ये वाला भिन्न
और ये वाले भिन्न आपस में क्या होंगे, समान अनुपाती होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। आप इसे काटेंगे, 5 सत्ते 35 फिर वही मिलेगा, 5 अट्ठे 40 फिर वही मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई प्रोपोर्शनल होता क्या है। अब आप जाइए क्वेश्चन पे। 2/3 हमारे पास है। प्रोपोर्शनल होने का मतलब है ये होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने का मतलब दोनों भिन्न इक्वल होने चाहिए, लेकिन अभी है नहीं। प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, प्रत्येक में कुछ जोड़ोगे तभी तो प्रोपोर्शनल बनेगा। तो मान लीजिए इसमें आपने x जोड़ दिया, मान लीजिए इसमें आपने x जोड़ दिया, इसमें आपने x जोड़ दिया, इसमें आपने x जोड़ दिया, तभी ये प्रोपोर्शनल हो। अब इसको सॉल्व करते रहिए, या फिर दूसरा तरीका, आप ऑप्शन पे जाइए। मैं x की वैल्यू यहाँ पे अगर 2 रख दूं, 2 रख दो, ध्यान समझिएगा, ये वाला जो बड़ा वाला अंश है वो इसका कोई ना कोई मल्टीपल ही होता है। तो अगर मैंने 4 यहाँ रखा तो ये 32 है, चांसेस है 4 अट्ठे 32, तो यहाँ पर भी 8 गुना होना चाहिए। 2 रखने पे 5 अट्ठे 40 आना चाहिए था, नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमारा 2 ऑप्शन बेकार है। 1 रखिए, 1 रखिए, 1 रखिए, 1 रखिए, 1 रखिए, 3 और 31। मैं 3 31 कभी भी 31 3 का मल्टीपल हो ही नहीं सकता, कहानी इसकी भी खत्म है। फिर रखिए, 3 रखिए, 3 रखिए, 3 रखिए, 3 रखिए। देखिए 3 और 2 5 होते हैं, और 3 30 33 होते हैं। 5 और 33 हो नहीं सकता, कहानी खत्म। हाँ भाई, ये 5 है और 33 है, मल्टीपल हो ही नहीं सकता, इसका मल्टीपल होना चाहिए था। चौथा, पांचवा, लास्ट ऑप्शन है। 5 रखिए, 5 रखिए, 5 रखिए, 5 रखिए। 2 5 7 होते हैं और 35 भाई चांसेस है, क्योंकि ये 7 गुना बन रहा है। 3 5 8 सत्ते 3 5 8 सत्ते 56 होना चाहिए, ये 40 आ रहा है। 5 2 7, 7 पंजे 35, सॉरी 7 पंजे 35 होगा ना, 5 गुना। 5 2 7, 7 पंजे 35, 5 3 8, 8 पंजे 40, इसका मतलब सही है। ठीक है। 14, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्या घटाया जाए फ्रॉम 3 4 27 35 ईच टू मेक देम प्रोपोर्शनल। 3 4 27 35, प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि ये संख्या समानुपाती हो जाए। 3 3/4 अभी समानुपाती नहीं है। 27/35, प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि ये समानुपाती हो जाए। तो भैया 3 और 5 तो घटा ही नहीं सकते, कोई संख्या छोटी तो घटेगी। एक घटा के देख लो भाई, एक घटा के देख लो, एक घटा के देख लो। यहाँ 34 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा, तो 26 13 3 नहीं आ रहा है। 2 घटाइए, 2 घटाइए, 2 घटाइए, 2 घटाइए, 2 घटाइए। 2 घटाने पे ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 घटाने पे ये 25 आएगा, ये 2 घटाने पे 33 आएगा। ये भी नहीं बन रहा है, क्या चक्कर है, ऑप्शन ही रखा है क्या। मैं अगर 1 घटाता हूँ यहाँ पे, 3 में से 1 जाएगा 2, 4 में से 1 जाएगा 3, इसमें से 1 घटाता हूँ बनेगा 26, इसमें से 1 घटाता हूँ 34, तो ये 13 गुना 13 गुना, कुछ गड़बड़ होगी भाई क्वेश्चन में। तो ऑप्शन तो है ही नहीं, जब ऑप्शन नहीं है तो क्या किया जाए। चलिए, तो फिर मैं इसे सुधारने में टाइम लगाऊं, इससे अच्छा है कि आप इसे स्किप कर दीजिए। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे क्या करना है।
15. In an examination, 66% of the total examinee passed in maths, 54% passed in English, while 42% passed in both the subjects. How many examinee failed in both the subjects if total number of the examinee is 400? एक परीक्षा में गणित में 66%, अंग्रेजी में 54% तथा दोनों में ही 42% छात्र पास हुए। ऐसे कितने छात्र हैं जो दोनों ही विषय में असफल हुए जबकि कुल विद्यार्थियों की संख्या 400 है? वेन डायग्राम के थ्रू बनता है। ये थोड़ा बड़ा बनाना होगा। ये लोग एक परीक्षा में गणित में ये मैथ्स वाले मान लीजिए, मैथ्स में कितने पास हुए हैं? 66%। अंग्रेजी में 54%, अंग्रेजी भी ला दो। इंग्लिश में हो गया 54%। तो दोनों में ही 42%। ये वाला एरिया जो होता है इंटरसेक्शन वाला, ये क्या होता है? 42%, दोनों में ही पास का। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो एक बार थोड़ा सा मैं रिकैप टाइप का डाल देता हूँ। ये वाला सर्किल उनका है जो मैथ से पास हुए हैं, ये येलो वाला सर्किल उनका है जो इंग्लिश से पास हुए हैं, और ये वो लोग हैं जो दोनों ही विषयों में पास हुए हैं। इतनी क्लियर होनी जानी चाहिए आपको। ऐसे कितने छात्र हैं जो दोनों ही विषय में असफल हुए हैं? ये पूरा एरिया, ये सब परसेंटेज में लेके चल रहे हैं हम लोग अभी, ये सब परसेंटेज में लेके चल रहे हैं, ये सब परसेंटेज। अगर मैं 66, ये पूरा एरिया उन लोगों का होगा जो किसी ना किसी विषय में पास होते हैं। ये पूरा का पूरा एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एरिया होगा जो किसी ना किसी विषय में पास होते हैं। ये कैसे बनता है? इसको और इसको जोड़िए और ये माइनस कीजिए। किसी ना किसी विषय में पास, किसी ना किसी विषय में पास। हमने ये सर्किल लिया ब्लू वाला, मैथ्स में सभी लोग पास। ये वाला सर्किल लिया येलो वाला, इंग्लिश में पास टोटल। उसमें से ये 42 वाला सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। घटाया क्यों? क्योंकि आपने जब ये लिया 42 आया, जब आपने मैथ्स का सर्किल लिया 42 आया, इस 2 बार आ गया, इसलिए एक बार माइनस करते हैं। ये टोटल एरिया उन लोगों को है जो किसी न किसी विषय में पास है। जोड़ लीजिए, 6 4 10, सॉरी 6 6 12 का 2, 6 6 12 और 1 13, 132, 42 घटा दीजिए इसमें से। तो 10% ऐसे लोग हैं, 10% ये क्या कर रहा हूँ मैं? 10% कैसे हो जाएगा? 90%, 90% लोग ऐसे हैं, 13 में से 4 गया, 90% ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी विषय में पास हुए। अब मैं टोटल कितने होते हैं? 100। 100 में से मैं अगर 90 घटा दूं तो ये 10% ऐसे होते हैं जो दोनों ही विषय में असफल होते हैं। ये कौन होते हैं? दोनों ही विषय में असफल। इस पे पूरी कम से कम 2 घंटे की क्लास होती है आपकी इसी पे। 2 वेन डायग्राम पे 3 वेन डायग्राम अच्छे खासे कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। मैं आपका बस एक रिकैप टाइप का डाल रहा हूँ। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको याद आ जाएगा। अब ये जो 10% असफल उन्हें कहाँ दिखाते हैं? उनका एक गोला अलग से बनता है, एक स्क्वायर बना देते हैं। टोटल हमारे 100% होते हैं। ये लोग वो हैं जो किसी न किसी विषय में पास हैं, 10%। ये वाला एरिया हमारा वो 90% था। ये वाला एरिया हमारा 10% जो फेल है, जो दोनों ही विषयों में फेल है। दोनों ही विषय में फेल असफल छात्र पूछे इसने। तो टोटल छात्र कितने हैं? 400। तो 400 का 10% कितना होगा? 40। ये क्या, इसका भी आंसर नहीं है। ऐसे कितने छात्र हैं जो दोनों ही विषय में असफल हैं जबकि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 40 400 है? 40 आएगा इसमें। नेक्स्ट, इन एन ऑफिस 71%, in an office 71% employees take tea,
65% take coffee, while those who do not take any one of them are 15%. If the number of those employees who take only coffee is 65 and the total number of employees in the office, एक कार्यालय में 71% कर्मचारी चाय, 65% कॉफी तथा ऐसे कर्मचारी दोनों ही नहीं पीते 15% है। यदि ऐसे कर्मचारी की संख्या जो केवल कॉफी पीते हैं 70% है, तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? तो मैं सीधा सीधा बना रहा हूँ। 71% कर्मचारी चाय, 71% चाय पीने वाले परसेंटेज में है। 65% दोनों ही पीते हैं, दोनों ही नहीं पीते लेकिन 65% कॉफी कॉफी पीते हैं, 65% कॉफी पीते हैं, 65% कॉफी पी रहे हैं, 65% कॉफी पी रहे हैं। और तो दोनों ही नहीं पीते 15%, दोनों ही नहीं पीते उसका डायग्राम बताया था, कहाँ रखना होता है? पूरा एक स्क्वायर बनाइए, जो दोनों ही नहीं पीते वो कहाँ रखते हैं? यहाँ पे 15% है। ठीक है। 70 कौन है? केवल कॉफी पीते हैं, जो केवल कॉफी। देखिए ये पूरा एरिया कॉफी वाला था और जो कॉफी पीते हैं वो केवल कॉफी वाला, ये केवल वाला एरिया होता है। ये लोग कौन है? केवल कॉफी वाला एरिया है। ये वाला क्या है? केवल चाय वाला एरिया है। ये दे रखा 70, ये परसेंटेज में नहीं, संख्या में पूछा। क्या कुल कितने कर्मचारी हैं? ये 100% की वैल्यू पूछी आपसे। तो ये पूरा का पूरा 100 होता है हमारा, पूरा 100 वैल्यू होती है। इसमें से ये पूरी 100 वैल्यू है ना, 100 वैल्यू में से 15 हटा दो, 15, 85% बचे। ये कौन लोग होंगे? पूरे ये होंगे, ये सब 85% है, ये सब 85% है। ये हमारा x हो गया। अब ये पूरा 85% वैल्यू कैसे बनती है? इन दोनों को जोड़कर ये घटा देते हैं। 71 प्लस 65 माइनस x, ये हो गया 85। 1 5 6 7 6 13 माइनस x। ठीक है, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, और x की वैल्यू कितनी होगी? 1 51। ये हमारा 51% है, 51। जब आपका ये 51% है तो ये कितने परसेंट हुए? 65 में से 51 घटा दीजिए, 65 में से आप 51 घटा देंगे 14% आएगा। तो ये हमारी जो वैल्यू है 14% है। तो 14% की वैल्यू आपको मिली हुई 70, तो पूरे 100% की वैल्यू कितनी होगी? 14 पंजे 70, टोटल कितने जाएगी? 500। ठीक, नेक्स्ट। When an article is sold on a profit of 8% in place of a loss of 7%, there is a rise of 750 in selling price of the article. Find the cost price of the article for the shopkeeper. जब एक वस्तु को 7% की हानि के स्थान पर 8% के लाभ पर बेचा जाता है, भाई साहब दुकानदार ने क्या किया? 7% की, उसने जो 7% की हानि थी, 7% की हानि थी, उसे कवर कर लिया उसने, और उसे 8% के लाभ पर बेचा है, और 8% ये लिया। ध्यान समझिए क्या कहना चाहता हूं मैं। दुकानदार ने क्या किया? पहले वस्तु को वो 7% की हानि पे बेचता था, 7% की हानि बेचता था, अब वो उसे बेच रहा 8% के लाभ पर। भाई हानि भी कवर की और लाभ भी ले लिया। इसका मतलब है उसने टोटल 15% कवर किया है। टोटल उसने कितना कवर किया है? 15% कवर किया है। और 15% ये कवर कैसे किया होगा? उसने वस्तु का दाम बढ़ाकर ही तो कवर किया होगा। तो जैसे ही उसने ये 15% कवर किया, वैसे ही वस्तु का दाम कितना बढ़ गया? 750 रुपए। तो अगर मैं 100 की वैल्यू निकालूं तो वस्तु का क्रय मूल्य ही तो मिलेगा, क्योंकि लाभ या हानि हमेशा किस पे लेते हैं? क्रय मूल्य पे। तो 15% लाभ, 100 जो मिलेगा 15% लाभ की वजह से जो 100 मिलेगा वो क्रय मूल्य ही तो होगा। 15 पंजे 75, 500।
5,000 है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। ओरली बना सकते हो आप लोग। भैया उसने 7% की हानि कवर की, 8% का लाभ कवर किया, तो इसका मतलब टोटल कितना परसेंट कवर किया उसने? 8 + 7 15% कवर किया। अब 15% कवर कैसे किया होगा? उसने विक्रय मूल्य बढ़ाकर। तो जैसे ही उसने 15% बढ़ाया वैसे ही वस्तु का दाम 750 बढ़ गया। इसका मतलब 15% की वैल्यू 750 है। 100% की वैल्यू कितनी होगी? यही निकालना था क्रय मूल्य। नेक्स्ट, when an article is sold on a profit of 11% in place of a profit of 6%, there is a rise of 2 to 5 in profit of the shopkeeper. If he sells the article on 20% profit, he will gain how much more than before? जब एक वस्तु को 6% के लाभ के स्थान पर 11% का लाभ पर बेचता है, पहले वस्तु को बेचता था वो 6% के लाभ पे, अब बेच रहा है वो 11% के लाभ पे। बताएं कितना परसेंट बढ़ा दिया आपने? 5% बढ़ाया। पहले 11% का लाभ लेता था, अब 6% का लाभ लेता है। इसका मतलब वास्तव में उसने क्या किया? 5% बढ़ाया। वस्तु का दाम उसने कितना बढ़ा दिया होगा? 5% बढ़ा दिया। तो उससे उसको 5% लाभ ज़्यादा मिलने वाला, और यही लाभ जो हो रहा है उसको 225 रुपए के बराबर है। तो 5% की वैल्यू 225। जैसे ही 5% बढ़ाया उसके लाभ में 225 रुपए की वृद्धि हो गई। यदि उस वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाए तो उसे पहले से कितने रुपए अधिक मिले? ध्यान समझिएगा। पहले बेचता था वो 6% के लाभ पे, अब वो बेचना चाहता है उसे 20% के लाभ पे। तो कितने की वृद्धि हो जाएगी उसकी? 24% की वृद्धि होगी, नहीं होगी? यानी कि वास्तव में पूछा क्या है? सॉरी, 14% के बारे में पूछा है आपसे। तो समझे? नहीं समझे होंगे। ये तो समझ लिए 5% कैसे हो गया। जैसे पहले वो 6% के लाभ पे बेचता था, अब वो बेच रहा है 11% के लाभ पे। इसका मतलब 5% उसने कवर किया। तो जैसे ही उसने 5% कवर किया उसका लाभ बढ़ गया 225, यानी 5% की वैल्यू होगी 225। अब वो क्या कह रहा है? वह उस वस्तु को 20% के लाभ पर बेचे तो उसे पहले से कितने रुपए अधिक का लाभ होगा? यानी 6% के साथ 6% के लाभ के स्थान पर अगर वो 20% के लाभ पर बेचे, यानी कि 14% अधिक लाभ ले, तब उसको कितना अधिक लाभ मिलेगा? इसका मतलब 14 की तो वैल्यू पूछिए उससे। काटिए, 5 चौक 20, 55 25, 7 9 63, 630 रुपये। नहीं है ऑप्शन में। 45 इंटू 14, आधा करा 7, डबल किया 90, 9 37 63, 630 रुपये होना चाहिए, तो जो है ही नहीं। कोई बात नहीं। An article whose MRP is 600 is sold on two successive discounts, 18% and 15%. Find the discount given by the shopkeeper. 600 रुपये अंकित मूल्य, MRP दे रखा है भाई 600 रुपये। एक वस्तु को 2 क्रमिक छूट 18% 15% में बेचा जाता है। वस्तु पर मिलने वाली कुल छूट कितने रुपए की होगी? तो ऐसे भी निकाल सकते हो, कई तरीके हैं। 600 रुपये है। पहली छूट कितनी थी? 18% की छूट थी। 18% की छूट थी। अब मैं आपको सक्सेसिव डिस्काउंट कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, एकल बट्टे का कॉन्सेप्ट। एक डिस्काउंट 5% है और एक डिस्काउंट आपके पास है 10%। ये सक्सेसिव डिस्काउंट है। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए एक वस्तु थी जिसका एमआरपी कितना था? 100 रुपये। इससे पहले बेचा जा रहा था 10% का डिस्काउंट, यानी 90 में। फिर पता चला कि एक डिस्काउंट और दिया रहा है, 5 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 4.5 रुपये का डिस्काउंट देगा। 4.5 का डिस्काउंट देगा तो 85 रुपये 50 पैसे का बेचेगा। फाइनली देखा जाए 100 रुपये की चीज़ थी, कितने की बिकी? 100 रुपये की चीज़ थी, कितने की? घटाओगे 15, 14 रुपये 50 पैसे का डिस्काउंट पड़ा। इतनी ही बिकी ना, इसका मतलब 14 रुपये 50 पैसे का डिस्काउंट पड़ा। तो जो दिख रहा था 10 और 5 15% का डिस्काउंट, वो वास्तव में है कितना? 14 रुपये 50 पैसे का डिस्काउंट।
इन दोनों के स्थान पर अगर एकल बट्टा दिया जाए तो वो ये होता है। फिर से समझिए क्या क्या। एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य कितना था, 100 रुपए, दो सक्सेसिव डिस्काउंट देकर बेचा जा रहा था, 10%, 5%। इसका मतलब क्या है, पहले 10% दिया, 90, फिर 5% दिया, 90 का 5% ₹4.5 छोड़ दिया, ₹4.5 छोड़ दिया, यानी ₹85 बेचा। तो 100 रुपए की चीज ₹85.50 में बिक रही है। इसका मतलब है ₹14.50 का डिस्काउंट मिला। यही हमारा एकल बट्टा कहलाता है। इसको हम ट्रिक से कैसे बनाते हैं, इसको हम ट्रिक से कैसे बनाते हैं, ये हमारा था कॉन्सेप्ट। ट्रिक से कैसे बनाते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, 5 और 10, 15, फिर माइनस करते हैं इन दोनों का गुणनफल और 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा देते हैं। 15 में से 5 जाएगा, 50 पैसे जाएंगे तो 14.5, ये एकल बट्टा हो जाएगा। 20% और 15% के स्थान पे दिया जाने वाला एकल बट्टा क्या होगा, इन दोनों को जोड़िए, 20 और 15, 35, माइनस इन दोनों को गुणा कीजिए, 15 दूनी 30 यानी 300, 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दीजिए, तो 35 में से 3 जाएगा, बचेगा 32, है ना। ये आपने सीखा होगा एकल बट्टा निकालना। चलिए अब इसी पे आ जाए, अपने क्वेश्चन पे आ जाए। ये क्यों नहीं हटा भाई, नेट है, कोई बात नहीं, चलिए आ जाए। तो हमारे पास एक डिस्काउंट है 18% का है और एक हमारे पास है 15%। इन दोनों का एकल बट्टा निकाल लें। 18 15 होता है 33, इनका गुणनफल करेंगे, 9 3 27, 270, 2 डिजिट पहले पॉइंट लगाइए। 35 रुपये में से 2 रुपये जाते हैं, 31 पैसे, 31 बचते हैं। अब 31 में से 70 70 पैसे जाएंगे तो 30.3, 30.3, 30 रुपये 30 पैसे का डिस्काउंट पड़ रहा है। ये कितने प्रतिशत का डिस्काउंट पड़ रहा है, 33 में से 2 रुपये जाएंगे, 31 रुपये बचेगा, 31 रुपये से फिर 70 पैसे घटाओगे तो अब 30 रुपये 30 पैसे, ये हमारा एकल बट्टा। अब क्या कह रहा है, वस्तु पर मिलने वाली कुल छूट कितनी है, 400 रुपये थे, उस पर 30.3% का डिस्काउंट दे दीजिए। 1 2 1 2, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 121 रुपये 20 पैसे का डिस्काउंट। नहीं है, छोड़िए, क्या चक्कर है, ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा है, 4 तिया 12 चाहिए। 18 15 33 ही तो होंगे भाई, 33 ही तो होंगे, 3 9 27, 2 रुपये 70 पैसे ही तो होंगे। ठीक है, सही है, ऑप्शन गलत हो रहा है। नेक्स्ट, find the single discount equivalent to 3 successive discount of 10% and 20%। अच्छा, इनके सिंगल डिस्काउंट, हमें 10%, 20% और 15% का सिंगल डिस्काउंट निकाला। इनके स्थान पर अगर एकल बट्टा दिया जाए तो वो इन्हीं के बराबर हो, कितना होगा। हमने सीखा था हम दो दो में लगाते हैं, 3 में एक साथ लगाने में गड़बड़ होती है, लंबा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो पहले किन्हीं दो में लगाइए, 10 और 20, 30, माइनस इन दोनों का गुणा, 200, 2 डिजिट पहले पॉइंट, 28% बन गया। बस अब इसके साथ लगाइए, जो 28% आया अब इस तीसरे साथ लगाइए, 28 और 15, ये हो जाएगा 30 और 13, 43, माइनस इन दोनों गुणा, ये 15 है और ये 28 से गुणा करेंगे, इसका आधा कीजिए 14, इसका दुगना कीजिए 3 चौथे 42, 420, 2 डिजिट पहले पॉइंट लगाइए। 43 रुपये में से 4 रुपये चले जाते हैं, 39 रुपये बचता है, उसमें से 20 पैसे घटाइए, 38 रुपये 80 पैसे, ये हमारा बन रहा है वो। चलो शुक्र है, यहाँ तो मिल गया आंसर। समझ गए होंगे आप लोग कैसे बनता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 10%, 10% और 5% का मुझे एकल बट्टा निकालना है। तो आप क्या कर सकते हो, किन्हीं दो का लेके बना सकते, कोई भी दो ले सकते हो। जैसे मैंने 10 और 10 का आसान लग रहा है, 10 और 10 कितने हो गए, 20, इनके गुणा कीजिए, 10 धाम 100, 2 डिजिट पहले पॉइंट लगाया आपने, कितना रह गया, 19%। अब इसके साथ बना लिया, 19 5 24, 19 5 95, 2 डिजिट पहले पॉइंट लगाइए, 24 रुपये में से 95 पैसे घटाइए, 23 रुपये 5 पैसे, बस यही बन गया हमारे का।
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो यही खत्म आज के लिए। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट फिर से